ये सही बात है। और इस पर हम और बातचीत करेंगे, लेकिन जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा है कि हौती के हमलों के बाद अब अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर, अब उसने अपना आखिरी इब्राहिम लिंकन भी वापस बुलाया है। ये जो कैप्टन साहब से हम बात करेंगे, लेकिन हम फकील साहब से भी, ये जो रेड सी में जिस तरह से ब्लॉकेज की गई है, हौती का कोई जिक्र नहीं आता, लेकिन हौती जो है वो रेड सी को बिल्कुल जाम किए बैठा हुआ है, और वो ताक में भी है कि जब भी मौका आएगा वो भी फायर करेगा। और ये आप देखिए, आप भी फजील साहब और कैप्टन साहब, फजील साहब मैं आप पे भी इस पे जरूर कमेंट करूंगा, क्या ये कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है जिस तरह से कि वो खामोश है तो कभी वो कर दिया वार, कभी वो कर दिया, इस तरह से? तो फजील साहब, ये क्या क्या पॉलिसी क्या है? उन्हीं जहाजों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं जिन पर एक शक है कि ये लोग हथियार लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इतने बड़े जहाज में क्या सामान जा रहा है इसको चेक करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो जो लोग इजराइल को मदद कर सकते हैं उनके ही जहाज को नुकसान पहुंचा रहे हूतीज, क्योंकि उनको ये है डाउट कि इसमें हथियार जा सकता है, और इसीलिए उनको कर रहे हैं। अब जो अमेरिका का ट्रेड जो है वो अफ्रीका घूम के आ रहा है, तो बहुत लंबा रास्ता, 1.5 महीना और ज्यादा समय लगता है, खर्चीला बहुत है। ज्यादा जाहिर सी बात है कि जब लंबा दूरी होगा तो हर खर्चे बढ़ जाते हैं। तो सारा ट्रेड अमेरिका से लेके फ्रांस का लेकर के और सारे नेटो देशों का ज्यादातर जहाज उस रास्ते से जाना बंद हो गया है, और कई जहाजों को उन्होंने डुबाया भी है। जितना हुतीज को ये लोग हल्के में ले रहे थे ना, उतना हुतीज ने बड़ा काम करके दिखाया। आप बोले ना कि चाइना चाइना और रूस के बगैर हुतीज इतनी ताकत नहीं दिखा सकता। जो मिसाइल यूज किया है वो शिप को डुबाने में, वो हुतीज के पास नहीं है। वो सारा रूस ने दिया है उसको, कि एंटी वार शिप, एंटी वार जो है उसको जहाज को मार गिराने की ताकत हुतीज में नहीं है। और जो भी हथियार, 2-2 हजार किलोमीटर की एक मिसाइल का यूज किया हुतीज ने, जो इंटरसेप्ट हो गई इसराइल के अंदर। शुरू में जब लड़ाई शुरू हुई थी तभी इस्तेमाल किया था। और बार बार जब सभी लोग ये बात कहते हैं अरब के बारे में कि देखिए अरब कभी भी हमास से अलग नहीं है। पूरे हमास के लोगों को जब जब इसराइल आज 40 साल से तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, अरब अपने यहाँ बुला के उनको नौकरी देता है, काम देता है, और फ्री वीजा है उनका, आने जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो लोग फिलिस्तीन से अरब आने के लिए बीच में इसराइल का रास्ता, तो वही सुरंग के रास्ते ही ये लोग आते जाते हैं वहां। और अरब पूरी तरह से इनकी मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप ही के चैनल पर एक किसी गेस्ट ने कहा कि खाना नहीं पहुंच रहा है, दाना नहीं पहुंच रहा है, दवाई नहीं पहुंच रही। हमने कहा अरे भाई, जब इतना हथियार पहुंच जा रहा है तो खाना क्यों नहीं पहुंच जाएगा? आप काहे इतना फिक्र कर रहे हैं? वो सब कुछ जो लोग लड़ रहे हैं उनको सब पूरी तैयारी है। 7 अक्टूबर की घटना जो हुई हमास ने की, वो कोई एक दिन की घटना नहीं है, उसके पीछे कई साल की मेहनत है, कई साल की योजना है। कई साल प्लानिंग करने के बाद 7 तारीख को उन्होंने वो दिन चुना जब वो इजराइल के मतलब विशेष दिन था। उस दिन लोग जश्न मना रहे थे, ज्यादातर लोग शराब के नशे में डूबे हुए थे, कुछ लोग रात को 3 बजे तक जगे हुए थे। सुबह 5 बजे हमला किया तो कितने की तो नींदें नहीं खुली, वो पता ही नहीं चला कि पड़े कहाँ है। कोई समुद्र किनारे पड़ा है, कोई पब में पड़ा है, कोई क्लब में पड़ा है। तो वो एक ऐसा दिन था। और इधर अरब के साथ एक देखिए स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है। इधर अरब और इजराइल की दोस्ती शुरू हो गई थी। इजराइल पूरी तरह समझ गया था कि अरब से अगर हमारी दोस्ती हो गई तो हमास हमास क्या है, ये लोग तो कुछ भी नहीं है। तो अरब को उन्होंने सेट कर लिया। अरब भी कह रहा था ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर इन लोगों की तैयारी चल रही थी। अरब अरब से दोस्ती करके इजराइल ये सोच रहा था कि अब क्या, ये तो राक्षस की जान चिड़िया में है, रावण की जान तो नाभि में है, और नाभि है अरब। अरब को पकड़ लिया हमने, दोस्ती कर लिया, अब हमास कर भी क्या सकता है, ये दिमाग में था इजराइल के। लेकिन अंदर ही अंदर ये तैयारी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मालूम हुआ कि साहब इतना इनके पास हथियार था, इतनी सुरंग बना लिया, इतना तैयारी कर लिया, लगातार 14-15 महीना से लड़ रहे, उनकी खत्म ही नहीं हो रही ताकत। पूरा बम्बार्टमेंट कर दिया, हजारों लोग मार दिए गए, फिर भी हमास खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसके अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, कतर और
ईरान, अरब, हो सकता है कि टर्की भी साथ हो, ये सारे लोगों ने मदद किया, तब जाकर के हमास इतना बड़ा काम कर सका। आज भी ईरान डायरेक्ट अटैक तो नहीं किया आज तक, लेकिन हिजबुल्लाह ने जो अटैक कर दिया, वो तो बड़ा से बड़ा कंट्री नहीं कर सकता। इसका मतलब कि इन लोग के पीछे जैसे ही मॉस्को पर यूक्रेन ने 300 किलोमीटर की मिसाइल गिराई, उसके बाद ही इजराइल पर लेबनान का बड़ा-बड़ा हमला शुरू हो गया। आप देख रहे हैं, दोनों को सीक्वेंस को मिलाइए। मैं बार-बार कहता हूँ कि सिर्फ हमास और इस पर टेबल बैठने से बात नहीं बनेगी, जब तक यूक्रेन रूस की बात नहीं बनेगी। दोनों युद्ध को आप एक साथ जोड़ के देखिए। क्यों बार-बार पीस मीटिंग फेल हो रही है? क्योंकि जब तक आप यूक्रेन का फैसला नहीं करेंगे, तब तक आपके इजराइल और हमास का फैसला नहीं हो सकता। दोनों को एक साथ बात करना पड़ेगा कि रूस क्या चाहता है, यूक्रेन क्या चाहता है, हम और हिजबुल्लाह क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, और हिजबुल्लाह छोड़ दीजिए, ईरान क्या चाहता है, क्योंकि इन सब में एक सब सुप्रीम लीडर ईरान है। तो जब तक कि रूस, ईरान और इजराइल ये और यूक्रेन, ये चारों कंट्री जब तक एक साथ नहीं बैठ के तय करेंगे, तब तक इस लड़ाई का कभी भी सीज फायर नहीं हो सकता। बातें होती रहेंगी, और अमेरिका या तो इनको लड़ा करके मजा ले, या इनको जोड़ करके मजा ले। दोनों हाथ में लड्डू है उसके। अमेरिका कहीं जा नहीं रहा है। जितना बाइडेन साहब को रूस से पर्सनल इंटेंशन था, ऐसा लगता था कि उनकी निजी झगड़ा है पुतिन के साथ, वो चीज ट्रंप में नहीं है। ट्रंप ने आते आते अमेरिकी की बात की, अमेरिका फर्स्ट की बात की, और कहा कि पुतिन हमारे दोस्त है, हम जंग बंद करा देंगे। और उन्होंने कह दिया कि जो जगह जीत चुका है रूस, यूक्रेन के बीच में एक बफर जोन बन जाएगा, न वो इधर जाएंगे न वो इधर जाएंगे। तो यूक्रेन को ये बात कैसे एक्सेप्ट होगी? वो तो आखिरी मरते दम तक यही कह रहे हैं कि हमको जगह, समुद्र का किनारा जो हमारा कब्जा किए वो हमको दे दीजिए। और रूस छोड़ेगा? रूस एक इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। और मना करने के बावजूद भी यूक्रेन ने हमला कर दिया मॉस्को के ऊपर। उसके बदले में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया। आप सोचिए कि वो इतनी भारी भरकम मिसाइल हिजबुल्लाह के पास कहां है? जिस मिसाइल से अटैक किया तेल अवीव पर 2 दिन पहले से लेकर आज तक, ये सारे हथियार हिजबुल्लाह के पास नहीं है। ये सब रूस के हथियार हैं। दुनिया जान रही है इस बात को। तो जैसे ही मॉस्को पर जेलेंस्की ने हमला किया, वैसे ही इजराइल पर धमाकेदार हमला हो गया। कभी भी इस लड़ाई को, और ये बात ट्रंप समझते हैं, दुनिया का हर आदमी समझता है इस बात को, कि दोनों का युद्ध जो है मिला करके ही देखा जाएगा। जी मुमताज भाई। बिल्कुल। और मुझे यही चीज लग रही है कि बहुत मतलब देखिए, बहुत सारी चीजें अचानक सामने नहीं आती हैं और उसको एक्सेप्ट भी किया। क्या लग रहा है आपको फजील साहब, तुर्की को लेकर के क्या ढुलमुल रवैया है? कुछ लोग लिख रहे हैं कि साहब ये जो है हमेशा यूरोप के लिए काम करता है, तुर्की जो है, और चूंकि नाटो का मेंबर भी है, इसलिए भी लोग इसको कहते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या चीजें बदल रही हैं? जो बात तैयब अर्दगान ने कहा, क्या उस पे अमल भी हो रहा है, या क्या है? आपको क्या लग रहा है? तुर्की और इसराइल का भी कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों के बीच में समुद्र के एक तरफ इसराइल है, तो सामने ही उसके तुर्की है। बीच में एक है साइप्रस, छोटा सा टापू है, और एजुकेशन हब है वो। तो बहुत पीसफुल है वो, कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं है वो। उसको टर्की गवर्न करता है, साइप्रस को। और इसराइल उसको, उस पर भी अपनी नजर गड़ाए रहता है कि साइप्रस कैसे भी हमारे पास आ जाए, क्योंकि वो एक दोनों के बीच का एक छोटा सा जगह है। और अगर हमास का 7 अक्टूबर नहीं हुआ, होने से पहले वहां भी गोलीबारी हुई और बम बम चला, एक बार इसराइल ने भी वहां पे डिस्टरबेंस करने की कोशिश की, तो टर्की ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे। तब तक 7 अक्टूबर की घटना हो गई, उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो कहीं ना कहीं टर्की को भी तो इस बात का डर है ना। इसराइल एक टाइम तो उसके हौसले बहुत बुलंद थे, वो तो ग्रेटर इसराइल का सपना देख रहे थे। तो साइप्रस को भी लेने के लिए टर्की पे लगातार दबाव बना रहे थे, और वो चाह रहे थे कि साइप्रस हमारे पास हो जाए। लेकिन इसी बीच जो घटना हो गई हमास की 7 अक्टूबर, तब से ये साइप्रस का मामला दबा हुआ है। क्योंकि अभी नहीं तो इसराइल बोलेगा, और जब इसराइल नहीं बोलेगा तो टर्की क्यों बोलेगा? अभी तो मामला दबा हुआ है। और ये
जो लड़ाई है ना, बार-बार लोग जो सोचते हैं, टर्की भले अंदर से है, ऊपर से भले ही नहीं है, लेकिन अंदर से पूरी मदद कर रहा है इस पूरे ग्रुप की, हिजबुल्लाह हो। अगर नहीं मदद करता, तो ये लोग क्या चुप बैठने वाले थे? मुस्लिम कंट्रीज में कोई आवाज उठी अर्दोगान के खिलाफ या अरब के खिलाफ? जबकि यूएई के खिलाफ उठी। यूएई की और जॉर्डन के सामने एक क्या कंट्री का नाम है, उसका नाम आया, कई कई कंट्रियों का नाम आया। लेकिन अगर ये लोग मदद नहीं करते, तो ओआईसी की बैठक में जरूर इनकी बात उठती, इनसे सवाल जवाब होता। तो सब खामोशी का इसका मतलब कि सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं, और अगर खामोशी नहीं होती, तो जरूर कोई ना कोई नाम लेता इनके खिलाफ। नहीं नहीं, मिलजुल वो के तो काम कर रहे हैं फतेह साहब, ये आपने कई बार कहा और ये तसल्ली के लिए अच्छा, लेकिन इतने लोग मारे गए, मिलजुल के क्या काम हो रहा है? नहीं, अभी मतलब देखिए इतने उसकी लोगों का लड़ाई। मारा, 46,000 लोग मारे जा चुके, पूरा गधा तबाह हो गया। हाँ, लोग कैंपों में भी सुरक्षित नहीं है। कल हमने सारी तफसील देखिए गिना अब रही, उसमें मतलब उसका उसका नहीं, मसला मैं ये है मतलब कि जब, समझना चाहता हूँ, लोग जो है इस देखिए बात हम को बता रहे हैं। समझना चाहते हैं कि मिलजुल के क्या मतलब, किस तरीके के मिला जुला मामला है, ये मैं जब थोड़ा सा बड़ा जानना पेड़ चाहता जब बड़ा पेड़ काटा जाता है ना, तो पहले उसके डालियों को काटा जाता है। डाली काट काट के उस पेड़ को हल्का किया जाता है। सीधे जड़ से नहीं काट दी जाती है। जड़ से काट देंगे तो हो सकता है कि अगल बगल कुछ बड़ा नुकसान कर दे। तो जब कोई बड़ा पेड़ होता है और उसको काटना होता है, तो हूँ। पहले उसकी छोटी छोटी शाखाओं को काटा जाता है, फिर बड़ी बड़ी मोटी मोटी शाखाओं को काटा जाता है, और काटते काटते जब वो पेड़ नंगा बचा, सिर्फ तना बच जाता है, तब उसको जड़ से काट के गिरा दिया जाता है। यही है लड़ाई का तरीका, युद्ध का यही तरीका। आप एकदम से जाके वजीर को मार देंगे, कहेंगे हम जीत गए, तो आप भी मर सकते हैं, उसमें खत्म हो जाएगी लड़ाई। तो कभी भी पैदल सेना से मारने वाला खिलाड़ी जो होता है उस शतरंज में, जो पैदल सेना को मारते हुए उनके सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए वजीर तक जब पहुंचता है, वो जीत अस्थाई होती है। और डायरेक्ट अगर आप जाकर के वजीर को मार देंगे, तो वो जीत अस्थाई नहीं हो सकता कि पलट के आप घूमे तो आपको ऊंट घोड़ा हाथी या कोई पैदले मार देगा। ये लड़ाई का तरीका है। और जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो उसको पहले शाखाओं को काटा जाता है, फिर छोटी शाखाओं को काटा जाता है, फिर उससे बड़ी शाखाओं को काटा जाता है, और काटने के बाद डर्रा, डोरा, रस्सी, ये सब ले करके उसको बड़े तरीके से गिराया जाता है कि कोई घायल ना हो, कोई अगल बगल चीजों का नुकसान ना हो। ठीक उसी तरह से लड़ाई एक ऐसे लेवल पे खड़ी है। आखिर देखिए, ईरान अभी तक तो जवाब नहीं दिया ना, लेकिन हिजबुल्लाह ने तो जो 2 दिन में कर दिया है कि दुनिया देख रही तमाशा। हिजबुल्लाह के बस का था ही नहीं वो काम, जो 2 दिन में कर दिया है, लेकिन कर दिया। किसके किसकी ताकत से कर दिया, किसकी सपोर्ट से कर दिया तो अब तो हिजबुल्लाह का ही नाम होगा ना। लेकिन हिजबुल्लाह को भी पता है कि हमको कौन मदद कर रहा है। अब मदद कर रहा है तो उसका नाम लेने की क्या जरूरत है? बिना नाम लिए अगर कोई काम अच्छा हो रहा है, उसको नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, और यही सब काम जान किम रहे हैं जॉन की फतेह सेना। साहब, देखिए। और ये कई तरह के सवालात बहरहाल आए आज। और फजील साहब, क्या कुछ आप जो है वो कहेंगे कि जो पूरा ये मामला है, क्या आपको लग रहा है कि जंग बंदी होगी, जंग एक्सकेलेट करेगी, क्या क्या है, या टू नेशन थ्योरी पर बात होगी, क्या क्या शक्ल निकलेगी? मैं जानना चाहता हूँ। और उसके बाद आखिरी कमेंट 30 सेकंड का कैप्टन साहब का, क्या क्या मतलब पिक्चर क्या नजर आ रही है आपको, या जो बाइडेन तक का इंतजार, वो ट्रम्प का इंतजार किया जाएगा? क्या पिक्चर क्या दे, बन रही है? देखिए, इंतजार तो छोड़ दीजिए। लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि उनके आने से पहले ही निपटा लिया जाए हम लोग। समझ रहे हैं? इसराइल और यूक्रेन दोनों यही सोच रहे हैं कि अभी तो बाइडेन का प्रशासन है, और लंबी जो इनकी एक्सचेंज हुई है ना, डील, हथगोला और गोला बारूद हथियारों का, वो खेप बहुत जल्दी जल्दी पहुंच रही है इसराइल और यूक्रेन। मतलब ट्रम्प के आने से ऐसा ना हो कि ट्रम्प आवे तो इसको रोक दें। बहुत तेजी से लॉजिस्टिक वर्क कर रही है, और पूरा सामान आ रहा है, जा रहा है। और आखिर में एक हम अपने गांव की कहावत सुना के बस खत्म करेंगे। भैंस का बच्चा होता है ना, तो कभी कभी मर जाता है, या बाछा जन्म दे देता है, तो किसान सोचता है कि सारा दूध पी जाएगा, तो उसको लोग जानबूझ के मार देते हैं, और उसकी चमड़ा में भूसा भर देते हैं, पुआल उआल भर करके उसको फुला देते हैं, और भैंस के सामने खड़ा कर देते हैं। भैंस दूध देने लगती है। समझ रहे हैं आप? ये बात समझ रहे हैं कि हम कहाँ तक बोल रहे हैं आपको? अमेरिका का वही हाल है।
अमेरिका ऐसे ही दूध निकालता है सबका, कि मरा हुआ बच्चा को भी दिखा करके इतनी ताकत। कैप्टन साहब ने कहा, मैं मानता है इस बात को, लेकिन एक न एक दिन सबका अंत होता है। आपने कल कहा कि सारी ताकतवर सबसे सुपर पावर खुदा है, चाहे भगवान कहिए, चाहे गॉड कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, ये सबका सुपर पावर है, सभी सुपर पावर्स का भी सुपर पावर है। तो उस पर भी भरोसा रखना चाहिए और उसके चीजों से भी समझना चाहिए। जब इंसान बहुत पावरफुल होता है, तो शायद वो भगवान को कहता है कि नास्तिक बन जाता है, कहता है कि हम नहीं मानते। लेकिन जब वो किसी परेशानी में पड़ता है, तब जरूर मानता है। तो बस अब इतना ही हम कहेंगे कि हम लोग तो किसान की बात करते हैं, किसान के तरीके से सोचते हैं। वो भैंस का बच्चा जब मर जाए, या उसको मार भी देते हैं लोग कि सारा दूध पी जाएगा, तो हम क्या बेचेंगे? तो लोग उसमें भूसा भर के भैंस के आगे खड़ा कर देते हैं, तो भैंस दूध देने लगती है। वही हाल अमेरिका का साहब है, वो मिडिल ईस्ट के लोगों को ऐसे ही समझता है।